सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 3 नवंबर को इन 28 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। नतीजों से यह तय हो जाएगा कि एमपी शिवराज सिंह का ताज बचा रहेगा या फिर कमलनाथ सत्ता में वापसी करेंगे। इसी साल मार्च महीने में सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और उनके बाद सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने भी कांग्रेस पार्टी और विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। एमपी में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 26 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने पर उपचुनाव हो रहे हैं, जबकि 2 सीटों पर विधायकों के निधन के बाद माफ कीजिए 3 सीटों पर विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव करवाया जा रहा है। जिन 3 सीटों पर विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है ये सीटें हैं आगरमालवा, जौरा और ब्यावरा। इन उपचुनावों में प्रचार के दौरान वैसे तो कई मुद्दे उछले, लेकिन टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा। इसके अलावा किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी पूरे चुनाव प्रचार में छाया रहा। लेकिन कोरोना काल में हो रहे ये उपचुनाव नेताओं की अमर्यादित भाषा और बदजुबानी को लेकर भी जाना जाएगा। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं जाने दिया, लेकिन इस जुबानी हमले में नेता कई बार भाषा की मर्यादा लांघ गए, भूल गए। खैर, अब प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। गेंद जनता के पाले में है, जो 3 नवंबर को अपना फैसला ईवीएम में बंद करेगी और 10 नवंबर को उसका नतीजा सबके सामने आएगा। तो कान फोड़ू स्पीकर्स का शोर, रैलियों का शोर, आसमान में गड़गड़ाते हेलीकॉप्टर, रोड का एक एक इंच कब्जा करने वाले रोड शो, ये सब अब शांत हो गए हैं और अब शांत मन से सोचने की बारी जनता की है, मतदाता की है कि वो किसको वोट देगी। लेकिन ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा हुई नहीं। वो कौन कौन से मुद्दे रहे? देखिए, सबसे पहले कोरोना काल में हो रहे उपचुनाव में कोरोना पर किसी सियासी दल का कोई फोकस नहीं। आप देखिए, कोरोना काल में कोरोना कैसे कम होगा, जो लोग अपने अपनों को खो रहे हैं उनके लिए क्या सुविधाएं दी जाएंगी, उनको क्या राहत दी जाएगी, उस पर कोई बात नहीं हो रही। लॉकडाउन में जो बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों को राहत कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे दिया जाएगा, किस सेक्टर में कितना रोजगार बढ़ाया जाएगा, उस पर कोई बात नहीं हुई। संविदा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी चली गई, मंडी बोर्ड के डेटा एंट्री ऑपरेटर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, शिक्षा विभाग के कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों का खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे में तब जबकि पीएम कह रहे थे किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, ऐसे में कई ऐसे लोग रहे जिनकी नौकरियां चली गई, उस पर कोई बात नहीं हुई। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, निजी अस्पतालों की मनमानी, निजी स्कूलों की फीस पर अभिभावकों और स्कूलों में तकरार, ये वो मुद्दे हैं जिन पर कभी किसी ने कोई बात नहीं की। और मेरे 4 सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तब जबकि प्रचार पूरे मध्य प्रदेश में खत्म हो गया है। इस वक्त मेरे 4 सहयोगी ग्वालियर से शैलेंद्र, भोपाल से प्रमोद, मनीष पुरोहित मंदसौर से, इसके साथ साथ इंदौर से वैभव शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले प्रमोद आपके पास आ रहा हूं, राजधानी से शुरुआत करते हैं। प्रमोद, इतने सारे मुद्दे थे जनता के, जनता चाहती थी जिन पर बात हो, पार्टी अपना विजन क्लियर करे, लेकिन यहां तो नेताओं को सांप, बिच्छू, कुत्ता, आइटम, नालायक, मार डालूंगा, काट डालूंगा, फेंक दूंगा, इससे फुर्सत नहीं मिली सियासत को। बिल्कुल, देखिए उपचुनाव का जो जोर शोर से जनता को लुभाने का जो राजनीतिक दल और नेताओं का जो हम प्रचार प्रसार चल रहा था, वो अब देखिए थम गया है। और देखिए जनता से जुड़े मुद्दे नहीं दिखे। देखिए इस बीच में नेता जो है वो लगातार चुनाव प्रचार में बने रहे, भाषा की जो मर्यादा है, वो भाषा का स्तर है, वो लगातार गिरता गया। लेकिन ऐसे में जनहित के मुद्दे, जो लोग परेशान थे, जिनकी नौकरी जा रही थी, उनकी बात नहीं हुई। हालांकि देखिए हमने लगातार ये बात उठाई कि जो आउटसोर्स पर काम करने वाले ऑपरेटर हैं उनकी नौकरियां जा रही थी, लेकिन उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया।
कि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे थे, प्याज लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। नेता लगातार देखिए एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे थे, जो बयान थे उनका स्तर भी देखिए आपने देखा और साफ तौर पर जनता ने भी देखा, लेकिन इस बार जनता से जुड़े मुद्दे नेताओं की जबान पर नहीं आए। अब देखिए प्रचार थम गया है, ऐसे में जनता को क्या रास आया है वो 3 तारीख को जनता बता देगी और इसका रिजल्ट हमें 10 तारीख को देखने को मिलेगा। देखिए 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इनमें से 25 वो सीटें हैं, वो नेता हैं जो 22 माह बाद ही जनता के बीच में फिर से चले गए और चुनाव लड़ रहे हैं। वजह उसकी ये है कि पिछले 22 माह पहले कांग्रेस की तरफ से जीत कर आए थे, इस्तीफा देने के बाद वो बीजेपी में चले गए और अब फिर से चुनावी मैदान में है। देखिए ये सभी जो नेता हैं उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे, उनके जनहित की बात नहीं की, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव प्रचार में चलता रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन्होंने जो चुनाव मैदान में जो एक दूसरे पर बयानबाजी की है, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, वो जनता को कितने रास आए, कितने जनता को इनकी बातें पसंद आई। बिल्कुल, और जनता ही इस पर मुहर लगाएगी कि 3 नवंबर को फिर होना क्या है, 3 नवंबर को किसको वो चुनती है। प्रमोद, लौट रहा हूं मैं आपके पास, शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र, जहां आप खड़े हैं, जिस ग्वालियर चंबल को आप कवर कर रहे हैं, सियासत ने अगर सबसे ज्यादा रायता फैलाया है या छीछा लेदर कराई है तो वो इसी संभाग में हुई है, इन्हीं सीटों पर हुई है। ग्वालियर की जनता के भी वही मुद्दे थे, सलाद गायब हो गई, प्याज की, आलू के चिप्स नहीं बना पाया आदमी, सब्जी नहीं खा पा रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, पेट्रोल डीजल भरवाने जाइए थैले में पैसे ले जाने पड़ते हैं, चुल्लू पर पेट्रोल आता है, कोई बात ही नहीं कर रहा उस पर। देखिए बिल्कुल आसिफ, आपने ठीक कहा कि इस बार विकास जो है केवल 2 ही जगह देखने को मिला है, या तो विभिन्न पार्टियों के घोषणा पत्रों में और या फिर मीडिया को दिए गए बाइट्स में। इसके अलावा कहीं भी आपको विकास जो है मंचों से कभी किसी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से सुनने को नहीं मिला होगा कि हम यदि जीत कर आते हैं तो किसानों के ये लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए ये करेंगे। जिन बयानों का आपने जिक्र किया ये वही ग्वालियर चंबल संभाग है, चाहे बात दिमनी प्रत्याशी के बयान की बात करें या डबरा में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो बयान आया, के बाद इमरती देवी के बयानों की बात करें या ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो अशोकनगर में जो बयान दिए गए उन बयानों की बात करें, तो जो पूरी राजनीति है इस अगर ग्वालियर चंबल संभाग की देखें तो केवल बयानबाजियों पर, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप पर रही। लेकिन जो सबसे निर्णायक भूमिका में रहता है वो है मतदाता को कैसे सरकारें लाभ देंगी, इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। ग्वालियर चंबल संभाग आसिफ वो इलाका है जो एक समय में पूरे देश को रोजगार देता था, यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री हब हुआ करते थे। माननपुर की बात करें, अगर दूसरे इलाकों की बात करें, बामौर की, या फिर ग्वालियर खुद में बात करें, लेकिन धीरे धीरे करते उद्योग धंधे बंद होते गए। उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि आखिर वो उद्योग धंधों को एक बार फिर से कैसे पटरी पर लाया जाए ताकि जो यहाँ का युवा है उसको दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए नहीं जाना पड़े। इसके बाद बात करते हैं किसानों की यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वह समय पर पानी ना मिलने की हो, ट्यूबवेल चलाने के लिए उनको बिजली नहीं मिलती है, बिजली मिलती भी है तो इतनी महंगी मिलती है कि उससे उनका पूर्ति नहीं हो पाती है, और जब वो फसल इन सब के बाद तैयार करते हैं तो उसका उनको वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। ग्वालियर में अगर इस समय हम बात करें तो पूरा भितरवार और डबरा के इलाके या गोहद के इलाके में धान की पैदावार हुई है, लेकिन धान जो वो महज 1400-1500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है, जबकि किसान ये कह रहे हैं इससे लागत भी नहीं निकल पा रही है। सरकार कह रही है कि हम आपका धान खरीदेंगे, लेकिन जब फसल पककर आ गई है, मंडियों में बेचने जा रहे हैं, तब आप नहीं खरीद रहे हैं, बाद में आप किन लोगों का खरीदेंगे ये सबको पता है। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे थे जिन पर जनता के बीच में जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस चुनाव में कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण शैलेंद्र इस लिहाज से भी कि 28 में से अगर आप सिर्फ 2 सीटें, एक ग्वालियर एक ग्वालियरपुर, जो ग्वालियर शहर की सीटें हैं और जो जिन्हें हम अर्बन सीट कह सकते हैं, उनको अगर आप 2 सीटों को छोड़ दें, 26 सीटें तो ऐसी हैं जहां किसान तय करेगा सरकार किसकी है। किसान पर कोई बात करने को राजी नहीं। मैं लौट रहा हूं शैलेंद्र आपके पास, वैभव के पास चल रहे हैं। वैभव इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका, आर्थिक राजधानी, लॉकडाउन में इतने लोगों की नौकरी चली गई, इंदौर में इतने सारी की सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, यूनिट बंद हो गई, उसके बाद व्यापारी कर्मचारी नाराज है। वो कह रहा है कि इस लॉकडाउन में भी लगातार जो फिक्स चार्जेस थे मीटर के वो आते रहे। इंदौर में पेरेंट्स की शिकायत है कि अभी भी निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं, ट्यूशन फीस से ज्यादा फीस ली जा रही है, लोगों की नौकरी चली गई, बच्चों की फीस अभी भी उनसे ली जा रही है। ये बड़े बेसिक मुद्दे थे जो इस चुनाव में होने चाहिए थे, इंदौर की जनता भी जिन्हें जानना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात, इंदौर जो कोरोना स्पॉट है, निजी अस्पतालों ने चमड़े उधेड़ लिया आम आदमी की इलाज के नाम पर कोरोना के, और एक परिवार में एक को हुआ तो बाकियों को भी उसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जन्मों जन्म की सेविंग खत्म हो गई। सियासत ने बात तक नहीं की उस पर। बिल्कुल आसिफ, देखिए जो बात और आप कर रहे हैं, ये
नेताओं को रास नहीं आएगी, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो। इंदौर शहर कोरोना का हब है और आज भी हम देखें तो आज भी जितने मरीज मध्य प्रदेश में सामने निकल कर आते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंदौर में ही होते हैं। और उसके बावजूद चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं की गई हैं यहाँ पर। आज एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, आप चुनावी जुमले गिना रहे थे उस पर, तो दो बड़े जुमले यहाँ सांवेर की धरती से निकल के आए थे, एक शादी और शैतान और एक चुल्लू मुल्लू। इन दो को भी खासी चर्चाएं मिली थी और चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार विकास या जनता। वैभव, लौट रहा हूं मैं आपके पास। हमारे साथ मनीष पुरोहित मंदसौर से जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास आ रहा हूं। चुनाव आयोग ने आज भी मंदसौर में दिए बयान पर कार्रवाई की है। मंदसौर के आसपास की सीटें सुवासरा और दूसरी जगहों पर उपचुनाव है, लेकिन मंदसौर के किसान के लिहाज से, आम जनता के लिहाज से इस चुनाव प्रचार के शोर में कहीं कुछ आपको नजर आया क्या, या सिर्फ सियासत का पक्का वादा, मुद्दे कम गाली ज्यादा? जी बिल्कुल, जिस तरह का चुनावी मुद्दे जो होना चाहिए, क्षेत्र के विकास के मुद्दे होने चाहिए, कृषि प्रधान क्षेत्र है जिसमें चुनाव हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसानों की हित की बातें कम हो रही है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पूरी तरह से हो रहे हैं। चाहे नालायक का मुद्दा हो, चाहे एक शराब का मुद्दा हो, किसी भी तरह के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पूरी तरह से किए जा रहे हैं। जो क्षेत्र के किसान हैं, जो पिछली बार बाढ़ आई थी उसका भी मुआवजा अभी तक कई लोगों को नहीं मिला है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती। पूरी तरह से एक कोशिश ये की जा रही कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप किए जाए। और एक और चीज यह बताना चाहेंगे कि इस सीट को दोनों ने, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, क्योंकि जो पिछली सरकार की पहली ईंट जो निकली थी वो यहीं से निकली थी, उसके बाद ही सरकार बदली। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रही है, कांग्रेस भी इसको आम आदमी को एक तरह से टिकट देकर खड़ा किया है और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह ये इनके प्रकार सीट को निकाला जाए। वहीं बीजेपी भी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुकी है। लेकिन जो आम लोगों के मुद्दे हैं, आम लोगों की बातें हैं, अफीम किसानों की बात करें, सोयाबीन किसानों की बात करें, बाढ़ पीड़ित लोगों की बात करें, तो उनको अभी तक यहाँ राहत नहीं मिली है। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास मनीष। वैभव, एक बार फिर वैभव के पास चलते हैं। इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब उन्हें हम देख पा रहे हैं। वैभव, आपके पास आ रहा हूं। तब जबकि इंदौर में, जैसा हमने बात की कि इंदौर कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ था, इंदौर में चाहिए ये था कि लोग वहाँ ख्याल रखें, सियासत भी ख्याल रखे, भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, लेकिन सांवेर हो या बाकी सीटें इंदौर के आसपास की, नतीजा हमने देखा कि रोड शो हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं और सियासत उस पर बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही कि ये वो इलाका है जहां बड़ा सेंसिटिव है, जहां बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको, वरना दोबारा दूसरी लहर आई तो सब तबाह हो जाएगी पिछली तैयारियां। ठीक, वैभव के पास भी हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर हम भोपाल चल रहे हैं। प्रमोद वहां पर मौजूद हैं। प्रमोद, आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद, भोपाल की गद्दी पर कौन बैठेगा, राज कौन करेगा, यह तय होगा 10 नवंबर को। 3 नवंबर को जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। लेकिन उससे पहले हमने बात की मुद्दों की, हमने बात की कि सियासत क्या कहती रही। इस बीच जो एक दिक्कत या परेशानी आई वो ये कि पूरा का पूरा प्रचार वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे है ही नहीं। सियासत वही बता रही है जो वो कहना चाहती है। जनता जिन मुद्दों पर चर्चा चाहती है, विजन चाहती है, बातचीत चाहती है, सियासत को उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की यदि हम बात करें तो जो मैनिफेस्टो रहे, देखिए विकास की जो बात रही वो वहीं तक सीमित रही। देखिए, वायदे तो किए कि हम स्थानीय मुद्दों का ध्यान रखेंगे, उनका विकास करेंगे, जल्द से जल्द पूरा करेंगे, लेकिन वो चुनावी सभाओं में देखने को नहीं मिले। देखिए देखने को मिले तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप, और जो उनकी भाषा का जो स्तर रहा वो भी नीचे रहा। देखिए, ऐसा नहीं कि दोनों ही पार्टियों को कोरोना के बीच में बिल्कुल भी आम जनता का ध्यान नहीं रहा। हम देखेंगे रोड शो में भीड़ साफ तौर पर बताती है कि इन माननीयों को कोरोना के बीच में आम जनता जो मतदाता है उसकी देखिए जान की बिल्कुल चिंता नहीं रही। और कई बार ऐसे आदेश भी निकले जिनमें साफ तौर पर बताया गया कि इस तरीके की सभाओं के जरिए कोरोना को दावत दी जा रही है। और ऐसे में कई और भी मुद्दे, देखिए आपने तो कुछ देर पहले भी बताया
के पालक परेशान रहे। पालक ने कई बार बात की और ये मुद्दा भी उठाया कि वो कोरोना के बीच में नौकरियां छिन गई हैं और वो ऐसे में अपने बच्चों की जो फीस है वो भरने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन किसी ने बात नहीं की, बीजेपी हो कांग्रेस दोनों ही किसी ने उनकी बात नहीं सुनी गई। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो ऑपरेटर हैं उनकी नौकरियां छिन गई, किसी का उस तरफ ध्यान नहीं गया। कई जो यूनिट हैं वो बंद हो गई और जो औद्योगिक संस्थान है वो उनकी कमर टूट गई कोरोना की वजह से, उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ध्यान दिया कांग्रेस ने ध्यान दिया तो बिकाऊ और टिकाऊ की तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी ने ध्यान दिया तो इस बात का कि कई उनकी तरफ जो पूर्व की सरकार ने योजनाएं चलाई वो बंद कर दी गई, लेकिन किसी का भी जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद और बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। मनीष, वैभव, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 जगहों से 4 हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, प्रमोद भोपाल से, शैलेंद्र ग्वालियर से, मनीष मंदसौर से और वैभव इंदौर से। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को मतदान होगा। मरवाही विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के चुनाव से आउट होने के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने बीजेपी को समर्थन दिया है। यहां भी चुनाव प्रचार थम गया है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो मरवाई की महाभारत या यूं कहें कि मरवाई की जंग बड़ी दिलचस्प हो गई है। एक सीट है, 3 दावेदार थे, अब मुख्य तौर पर मुकाबला रह गया है बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में। और जो बहुत बड़ा तब्दीली हुई या जो बहुत बड़ा बदलाव आया वो ये कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। और ये तब है जबकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने वचन दिया था कि वो कभी बीजेपी को समर्थन नहीं देगी, कभी दूसरे दलों के साथ नहीं जाएगी। लेकिन न्याय का बहाना और देकर कि हमारे साथ गलत हुआ है, कथित अत्याचार हुआ है, सरकार ने चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। हालांकि जब भी सवाल पूछा गया कि क्यों अमित जोगी और ऋचा जोगी के अलावा अपने बाकी प्रत्याशियों के फॉर्म के साथ भी फॉर्म नहीं लगाया गया, उस पर कभी कोई जवाब भी नहीं आया। वरना जोगी परिवार ना सही, कम से कम जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कोई आदिवासी जरूर उस चुनाव को लड़ सकता था, मरवाही जो एसटी सीट है उस पर। लेकिन अब मरवाही सीट पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का ना कोई प्रत्याशी, ना जोगी परिवार को कोई प्रत्याशी है। और अब सीधा मुकाबला 2 डॉक्टर्स के बीच में है। डॉक्टर के ध्रुव कांग्रेस की तरफ से, डॉक्टर गंभीर सिंह बीजेपी की तरफ से। 3 नवंबर को मतदान है, 10 नवंबर नतीजे। 3 दिन से पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। और उधर बीजेपी की तरफ से भी दावा यह किया जा रहा है कि सरकार की हालत खराब है, इसीलिए आधे मंत्री, कई विधायक वहां पर लगाए हुए हैं। और इस वक्त 2 सहयोगी मेरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से मेरे सहयोगी रजनी ठाकुर और पेंड्रा से मेरे सहयोगी दुर्गेश बेसेन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा पहले मैं दुर्गेश आपके पास आ रहा हूं, रजनी उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। दुर्गेश, बहुत कुछ बड़ा दिलचस्प हो गया मरवाही में। एक सीट, पहले 3 दावेदार, अब रह गए 2 दावेदार और इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का बीजेपी को समर्थन। लेकिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने बीजेपी को समर्थन दे तो दिया है, वोटर्स समर्थक जोगी के, उनको ये सियासी डील पसंद आई या नहीं आई? देखिए, जैसे ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने समर्थन दिया बीजेपी को, बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं। क्योंकि जब तक समर्थन नहीं मिला था, बीजेपी के जो बड़े नेता थे वहां प्रचार प्रसार जरूर कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर उत्साह नहीं था। जैसे ही जोगी कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट दिया है, वो जब डबल पावर के साथ उनका इंजन दौड़ने लग गया है। आज अभी अमर अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जोगी कांग्रेस के आने से उनकी ताकत बढ़ी है और 2 शक्तियों के मिलने से वो मरवाही का जो जंग है वो आसानी से जीत सकते हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो जब उनको समर्थन जब जैसे जोगी कांग्रेस ने समर्थन दिया उसी समय प्रचार प्रसार बंद हो गया। मतलब अब जो बड़े नेता हैं वो सीधे जनता से इस पूरे गठबंधन को लेकर जो ए टीम और बी टीम वाली बात थी वो अब नहीं बता सकते। अब सिर्फ प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकता है, मिल सकता है। तो ये निश्चित तौर पे इसका फायदा बीजेपी को गठबंधन का जरूर मिलेगा, क्योंकि जोगी कांग्रेस की एक बड़ी टीम है मरवाही में जो काम करती है, और वो कार्यकर्ता अगर बीजेपी को वोट कराने में सफल हो गए तो निश्चित तौर पे जो चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। जी, मैं लौट रहा हूं दुर्गेश इस पर आपके पास। रजनी, आपके पास आ रहा हूं। रजनी, आप राजधानी में खड़ी हैं, नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं, टावर भी पूरे आते हैं, बढ़िया स्पीड आती है नेट की।
समस्या क्या है कि ये जो इलाका है मरवाही, पेंड्रा, गौरेला, इंटीरियर में नेटवर्क तो छोड़िए, कई बार फोन नहीं मिलते। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए पता नहीं बीजेपी संदेश पहुंचा पाएगी कि नहीं पहुंचा पाएगी कि जोगी का हमको समर्थन है, क्योंकि चुनाव प्रचार तो थम गया है, तो रैलियां हो नहीं पाएंगी, अब ना स्पीकर बजेंगे ना रोड शो होंगे। इसमें एक दिलचस्प बात यह है, मुझे याद आता है 2018 में अजीत जोगी जी जब जिंदा थे तो उन्होंने एक चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले ये प्रचार करते फिर रहे हैं कि जोगी भी पंजे वाले ही हैं, हमारे साथी हैं, हमको वोट दीजिए। तो जोगी बार बार जनता को समझाने की कोशिश कर रहे थे डोर टू डोर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए कि मैं अब अलग हूं, मेरी पार्टी अलग है। तो ये जो एक फैक्टर है, ये शायद उतनी प्रत्याशित उम्मीदें, उतना प्रत्याशित नतीजे ना दे पाए बीजेपी को जितना बीजेपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ उत्साहित है। बिल्कुल आसिफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2018 के जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो उस समय स्वर्गीय अजीत जोगी ने चिंता जताई थी कि हमें और वोट मिल सकते थे। वोट इसलिए नहीं मिले क्योंकि जनता अभी ये मान के चल रही है कि मैं कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूँ। दूसरी बात जो आपने कही कि मरवाही का इलाका जो कि आदिवासी इलाका है और वहाँ पर नेटवर्क की कमी होती है, ऐसे में जनता को ये कैसे पता चल पाएगा जब आखिरी वक्त में भाजपा और जेसीसीजे साथ आए हैं, तो जनता कैसे समझ पाएगी कि ये दोनों पार्टियां अब साथ हैं, और जो जोगी परिवार का सहानुभूति फैक्टर है उससे भाजपा को कैसे फायदा होगा। तो बेशक नेटवर्क कम होता है लेकिन जनता का सूचना तंत्र बहुत मजबूत भी होता है, जनता को सब कुछ पता होता है। औपचारिक ऐलान के पहले भी जनता देखती है, समझती है और जानती है। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जिस वक्त कांग्रेस ने मरवाही चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, उसी दौरान भाजपा के बहुत बड़े नेता जो हैं उन्होंने चर्चा में ये बात कही थी कि आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर एक समय के बाद जेसीसीजे और भाजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। उन्होंने अनौपचारिक तौर पर ये बात कही, लेकिन स्थितियां उस समय साफ नहीं थी क्योंकि भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। वहीं अमित जोगी इस कोशिश में थे कि या तो अमित जोगी चुनाव लड़ लें या तो ऋचा जोगी चुनाव लड़ लें। बाद में ऐसा लगा कि ये बात जो है वो हवा हवाई होकर रह गई है। लेकिन ठीक ऐन वक्त पर जब चुनाव प्रचार थमने वाला था, धर्मजीत सिंह और डॉक्टर रमन सिंह एक मंच पर नजर आए और ये ऐलान कर दिया गया कि भाजपा और जेसीसीजे अब साथ हैं। इससे भाजपा के लिए वाकई ज्यादा फायदे की बात है क्योंकि चुनाव जो है मरवाही का वो शुरू से ही कांग्रेस और जेसीसीजे के बीच का ही मुकाबला रहा। जेसीसीजे के पास, जोगी परिवार के पास अजीत जोगी का सहानुभूति फैक्टर था, वहीं कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि भले ही वहां से अजीत जोगी चुनाव लड़ते रहे हों लेकिन मरवाही कांग्रेस का गढ़ है और हम वहां पर चुनाव जीतेंगे। गढ़ होने के साथ साथ जो सौगातें मरवाही को दी गई, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के बड़े नेता मरवाही में मौजूद रहे, चौपाल लगाते रहे, जनसंपर्क करते रहे, उससे ये साफ था कि ये चुनाव महज एक सीट का चुनाव नहीं है, एक सीट का चुनाव बिल्कुल नहीं है रजनी, इस लिहाज से नहीं क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का अगर आप कहीं रूट कहेंगे, जड़ कहेंगे, हेडक्वार्टर कहेंगे तो यही मरवाही विधानसभा सीट है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि शायद पूरे देश के सियासी इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि इस एक सीट की जीत या हार एक पार्टी के अस्तित्व के भविष्य को लेकर फैसला करेगी। जैसा कांग्रेस कह भी रही है कि हो सकता है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इसके बाद विभाजित हो जाए, टूट जाए। खैरागढ़ से बीजेपी के विधायक कुछ और कहते हैं, धर्मजीत जाकर रमन सिंह के साथ मिलकर कुछ और कहते हैं। बड़ा दिलचस्प रहेगा इस सीट को लेकर भी। दुर्गेश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनी, आपका शुक्रिया।